हेलो दोस्तों, मैं आपनो RS क्लासेस से। और अभी ये मैंने इनिशिएटिव स्टार्ट किया है यूट्यूब पे। और अभी 3 से 4 वीडियो मैंने अपलोड किए हैं RS से रिलेटेड। वो वीडियो आपके EO RO और जो भी आपके राजस्थान में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होंगे उनमें वो आपके स्टडी के लिए लाभदायक रहेंगे। अब जैसा कि मैंने अपने चैनल पे लिखा था अबाउट में कि मैं 7 से 15 दिन में कोई भी आपका टॉपर्स जो रहा हुआ है, पिछले जो रिजल्ट आए हैं RS के, या कोई भी राजस्थान में जो सेलेक्ट हुए हैं एग्ज़ामों में जिन्होंने हाईएस्ट मार्क्स अचीव किए हैं, तो उनके साथ मैं आपकी एक मीटिंग या मोटिवेशनल वीडियो कह लीजिए, ठीक है, वो सामने लेके आऊँगा। तो उसी सीरीज़ में ये मेरा पहला वीडियो है और ये वीडियो आप लोगों के लिए डेफिनेटली फ़ायदेमंद रहेगा। अगर आप इस वीडियो में जो बातें हैं, जो टिप्स हैं सर की, तो अगर वो फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप एग्ज़ाम को क्रैक तो करोगे ही, साथ में एक अच्छी रैंक भी लेके आओगे। अब मैं थोड़ा सर के बारे में आपको बता दूं। सर अब जो भी अभी करंट में सर अभी जॉब कर रहे हैं। सर जयपुर में पोस्टेड हैं। और सर के बैकग्राउंड के बारे में, सर का नाम क्या है, सर का एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, वो चीज़ें हम सर से स्टार्ट करेंगे। तो सर आप बच्चों को, स्टूडेंट्स को बताइए कि आपका क्या बैकग्राउंड रहा है, आपका क्या नाम है, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, करंट में कहाँ जॉब कर रहे हैं और आपने कौन कौन सी जॉबें निकाली हुई है। क्योंकि मैंने थंबनेल में लिखा है कि 8 महीने में आपने बिना किसी कोचिंग के 2 गवर्नमेंट एग्ज़ाम निकाले हैं। फर्स्ट है आपका टैक्स असिस्टेंट, दूसरा राजस्थान LDC। तो अपने बारे में बच्चों को कुछ बताइए। जी नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विकास शर्मा है और मैं जमवारामगढ़ ज़िले के एक छोटे से गांव जो कि साईपुर है, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। और मैं अगर ग्रेजुएशन की बात करूँ तो मैंने मेरी ग्रेजुएशन एक प्राइवेट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से की थी। और मेरी कॉलेज जो बैचलर्स थी वो एवरेज थी। उसके बाद फिर मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की। प्रिपरेशन में मैंने नॉन टेक फील्ड चुना, जो कि फिर कुछ दिनों की मेहनत के बाद मेरी पोस्टिंग या जयपुर ही हुई है। हेडक्वार्टर में सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट है, जिसे वर्तमान में स्टेट GST डिपार्टमेंट के नाम से जाना जाता है। उसमें एज ए टैक्स असिस्टेंट मेरा अपॉइंटमेंट हुआ है। और जो एग्ज़ाम हुई थी टैक्स असिस्टेंट, उसमें मेरी रैंक ऑल ओवर राजस्थान सेकंड रही है। और साथ ही मैंने LDC का एग्ज़ाम दिया था। चूँकि दोनों का पैटर्न सेम था तो इस वजह से मेरे को वो भी क्वालिफाई और मतलब वो भी निकालने में, एग्ज़ाम निकालने में मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने साथ साथ टैक्स असिस्टेंट के साथ साथ मैंने दोनों एग्ज़ाम क्वालिफाई की थी। ठीक है, जैसा सर ने कहा कि सर ने 2 एग्ज़ाम बैक टू बैक निकाले हैं इसी 8 महीने में। पहला एग्ज़ाम टैक्स असिस्टेंट का, जिस एग्ज़ाम में सर ने सेकंड रैंक हासिल की है और राजस्थान में, और दूसरा एग्ज़ाम जो कि राजस्थान LDC है। तो सर ने तैयारी एक एग्ज़ाम की थी या एक्चुअली में दोनों एग्ज़ामों की कंबाइंड तैयारी की थी? क्योंकि जनरली ऐसा देखने में आ रहा है कि बच्चे जो भी फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है, अभी जैसे हाई कोर्ट का चल रहा है, कुछ दिनों में RS का आ जाएगा, कुछ दिनों में EO का आ जाएगा, तो जो भी फॉर्म भरेंगे तो क्या पर्टिकुलर उस चीज़ की तैयारी करनी चाहिए एग्ज़ाम को लेकर कि बच्चे जो है एग्ज़ाम क्रैक कर लें, या कुछ प्लानिंग जो आपने की है तो वो के बच्चों से आप डिस्कस करिए कि किस प्रकार आपकी प्लानिंग थी कि आपने टैक्स असिस्टेंट की तैयारी की या राजस्थान LDC उससे निकल गया, या आपने राजस्थान LDC की तैयारी की जिससे कि आपका टैक्स असिस्टेंट एग्ज़ाम निकल गया। जी बिल्कुल सर, मेरा भी यही मानना है कि मतलब स्टूडेंट जो भी फॉर्म भरते हैं उसमें ज़्यादातर कंफ्यूज रहते हैं कि उनको कौन सा एग्ज़ाम भरना चाहिए और कौन सा नहीं भरना चाहिए। ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, जो एग्ज़ाम होता है वो सारे भर देते हैं, जो फॉर्म निकलते हैं वो सारे भर देते हैं। उसके बाद में जब एग्ज़ाम की बारी आती है तो फिर डिप्रेस्ड हो जाते हैं, प्रेशर में आ जाते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट का डिसीजन ये होना चाहिए कि उनको एग्ज़ाम कौन सा भरना चाहिए, कौन सा नहीं भरना चाहिए। अगर 2 सेम वैकेंसी सेम पैटर्न पे, सिलेबस पे अगर निकली है और उनमें माइनर सा डिफरेंस है, जैसे 70% सिलेबस है जो दोनों में लगभग सेम सा है और 30% ही सिर्फ अलग है पहला वाला दूसरे वाले से, तो मैं ये मानता हूँ वो कर देंगे, वो दोनों फॉर्म फिल कर देने चाहिए। क्योंकि 70% तो वैसे भी तैयारी हो ही रही है आपकी,
और जैसे ही आपका जो एग्ज़ाम आए उससे महीने 2 महीने पहले आपको वो 30% पे काम स्टार्ट कर देना चाहिए। सेम ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ था। मैंने जब ये टैक्स असिस्टेंट का जो एडवर्टाइजमेंट आया था और उसके साथ में जो एलडीसी के लिए रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट आया था, तो मैंने दोनों फॉर्म फिल किए थे, क्योंकि मेरे दिमाग में एक ये भी था सिलेबस क्या रहना चाहिए इनका। तो वहाँ पे मतलब एक आइडिया मिला हुआ था कि इस तरह का सिलेबस दोनों में सेम आएगा और कुछ थोड़ा ही डिफरेंस होगा सिलेबस में, जो कि मैं आराम से लास्ट के 1 to 2 मंथ में इजीली कवर कर लूँगा। तो मैंने यही पैटर्न वहीं पे फॉलो किया था। जो मैंने अपनी प्रिपरेशन जब स्टार्ट की, तो मैंने स्टार्टिंग में जो दोनों में कॉमन सिलेबस था उस पर फोकस किया, उस पर डीपली स्टडी की, और फिर आफ्टर दैट जो मेरा एग्ज़ाम हुआ वो क्लियर होने के बाद जो मैंने 30% और एक्स्ट्रा स्टडीज़ करनी थी एलडीसी के लिए, वो मैंने बाद में स्टडी की। ठीक है सर, जैसा कि सर ने बताया, तो इन शॉर्ट में ये कहूँ कि सर ने जैसा कहा कि 70% सर ने सिलेबस चेक किया कि उनका टैक्स असिस्टेंट में क्या सिलेबस दिया हुआ है और राजस्थान एलडीसी में क्या सिलेबस दिया हुआ है। तो सर ने जो रिमेनिंग 30% है उसके लिए अलग से 1-2 मंथ का प्लानिंग किया, उसकी तैयारी की। बाकी जो 70% है उसकी तो कांस्टेंट सर की तैयारी चल ही रही थी। ठीक है, तो पहला फोकस आपका ये होना चाहिए किसी भी एग्ज़ाम को लेकर कि उसका सिलेबस क्या है। मान लीजिए आपका ईओ का सिलेबस आ जाता है थोड़े दिनों बाद में, ठीक है, और अभी करंट में आ भी चुका है ईओ का सिलेबस, पर मई में जो है उसका एग्ज़ाम होने जो वाला है मई में, और आईएन के इस वैकेंसी के साथ में उसका एग्ज़ाम होने वाला है। तो फ्यूचर में जैसे राजस्थान में एलडीसी की वैकेंसी आने वाली है और भी कोई वैकेंसी आने वाली है, तो आपको थोड़ा सिलेबस मैच करना चाहिए कि आपका 60 से 70% अगर कम से कम आपका सिलेबस मैच कर रहा है और रिमेनिंग 30 से 40% आपका सिलेबस अदर जा रहा है, तो आप वो 60 से 70% वाला सिलेबस पहले कवर करिए। क्यों सर? जी, बाकी जो आपका 30 से 40% जो सिलेबस बच रहा है उसको आप टाइमिंग देके अलग से आप तैयार कर सकते हैं। जी, वो एग्ज़ाम से जैसे 1-2 महीने रह रहे हैं, या फिर जो आपके एग्ज़ाम कंप्लीट हो गए उसके बाद में जो 30% एक्स्ट्रा पढ़ना है आपको एग्ज़ाम के लिए, फिर सिर्फ उस पर फोकस कीजिए। और बाकी जो आपने 70% जो सिलेबस पहले कवर किया था उसका प्रॉपर रिवीजन कर लीजिए। मेरे हिसाब से ये सफिशिएंट होगा वो जो नेक्स्ट एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए। ठीक है, तो अब जो मेरा सर से सवाल है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और सर को हो सकता है वो सवाल भी अजीब लगे। सवाल बड़ा मेरा रोचक है, वो यह है कि सर क्या कोचिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? क्योंकि मार्केट में अधिकतर कोचिंग का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बना हुआ है, अच्छे अच्छे कोचिंग मार्केट में आपको दिख जाएंगे, अच्छी खासी फीस रहती है उनकी, और यूट्यूब पे मतलब काफ़ी टीचर्स हैं जो अच्छा पढ़ा रहे हैं और अच्छा कंटेंट बच्चों को दे रहे हैं, वही कोर्स बिल्कुल फ्री में दे रहे हैं। और वही कोर्स अगर आप कोचिंग से करते हैं तो उसके लिए आपको अलग से अमाउंट देना पड़ता है। तो क्या आपने कोचिंग की थी टैक्स असिस्टेंट या एलडीसी की? और अगर कोचिंग आपके माइंड में नहीं आए कि मुझे कोचिंग नहीं करना है, तो आप क्या डर का फेस कर रहे थे कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा अगर मैं कोचिंग में नहीं जाऊंगा? तो जी बिल्कुल सर, ये आज के सिनेरियो में जो ये सवाल है ये बहुत कॉमन है कि एक स्टूडेंट को कोचिंग करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। ये जैसे ही आप ग्रेजुएट होते हो, आपकी ग्रेजुएशन होती है, तो सबसे पहले उसके माइंड में यही आता है कि कोचिंग उसको करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, जो सर ने जैसे थंबनेल में डाल भी रखा है कि 2 एग्ज़ाम क्रैक किए हैं मैंने। तो जैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैंने कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं की थी, सीरियसली बताऊँ तो, ऑनेस्टली बताऊँ तो। और जो मैंने स्टडी की है मैंने स्टडी की थी वो यूट्यूब के थ्रू की थी, जिसमें जैसे मैंने स्टडी स्टार्ट की उसके बाद जिस जगह मतलब 70-80% तो मैंने यूट्यूब से कर ली थी, 70-80% तो मैंने यूट्यूब से स्टडी कर ली थी। और जो इजी सब्जेक्ट्स थे, इजी टॉपिक्स थे सब्जेक्ट के, वो मैंने बुक्स के थ्रू जो ऑथेंटिक बुक्स थी उनसे कवर कर ली थी। तो मैं नहीं मानता, मतलब मेरा तो यही मानना है कि अगर आप कोचिंग नहीं जाके यूट्यूब के थ्रू भी कोई
अगर कोई टॉपिक कवर कर रहे हो या फिर कोई सब्जेक्ट कवर कर रहे हो तो वो मेरे हिसाब से सफिशिएंट होना चाहिए, क्योंकि आजकल कोचिंग्स में भी कोचिंग का तो कोचिंग वालों का तो यूँ है, कोचिंग में तो भीड़ आती है, पर वही है ना कि सब थोड़ी ना वहाँ से क्वालिफाई होंगे और एग्ज़ाम क्रैक करेंगे। तो मेरे हिसाब से स्टूडेंट का रुख जो थोड़ा सा आजकल यूट्यूब पे काफ़ी अच्छे अच्छे चैनल्स है, वहाँ से काफ़ी अच्छे अच्छे वीडियोस मतलब आप देख सकते हो, जिसमें जिस टॉपिक में आपको कन्फ्यूजन है वो वहाँ से आप क्लियर कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से यूट्यूब सबसे बेस्ट है। और सेल्फ स्टडी वो तो करनी है, उसके अलावा जहाँ आपको दिक्कत आ रही है वहाँ आप यूट्यूब का यूज़ ले सकते हो। ठीक है सर, थैंक यू। आपने एक डाउट जो सबसे बड़ा था मार्केट में बच्चों का, वो डाउट आपने क्लियर कर दिया। तो सर ने इन शॉर्ट मैं आपको बता देता हूँ सर ने बात क्या कही है। सर ने कहा है कि सर ने खुद का जो सिलेबस था टीए का और एलडीसी का, तो ऑलमोस्ट 70% वो यूट्यूब से कवर किया है। बाकी 30% जो इजी टॉपिक थे वो खुद के अकॉर्डिंग सर ने तैयार किए थे। तो मतलब कंटेंट तो पूरा मिल जाता है यूट्यूब पे, अगर कोई सीरियस तैयारी करना चाहे तो बिना कोचिंग के भी बच्चा कर सकता है तैयारी। एक बात तो आप ये क्लियर मान रहे हैं? जी कर सकता है। वो थोड़ी सी अपनी ऑथेंटिक बुक से थोड़ा सा अपने कॉन्सेप्ट बना ले, और उसके बाद में जहाँ उसको दिक्कत आ रही है, मतलब आप स्टार्टिंग में कोई से भी फील्ड में स्विच करके मतलब राजस्थान के गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ जाते हो, तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको स्लाइटली थोड़ा सा मतलब डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है। तो वहाँ उसमें कोई बुराई नहीं है कि आप यूट्यूब का यूज़ कर रहे हो, या फिर कोई ऑथेंटिक बुक के अलावा मतलब अदर रिसोर्सेज है, जैसे करंट अफेयर्स के लिए कोई यूट्यूब चैनल के थ्रू कोई मैगजीन प्रोवाइड करवाई जा रही है आपको, या फिर कोई टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू आपको मैगजीन प्रोवाइड करवाई जा रही है, तो उसको भी आप आराम से इजीली यूज़ कर सकते हो। मेरे हिसाब से आजकल जितने रिसोर्सेज यूट्यूब के थ्रू और टेलीग्राम के थ्रू मिल रहे हैं, शायद ही ऐसा पहले मुमकिन था कि अगर मैं पहले पढ़ाई स्टार्ट करता तो शायद ही 8 महीने में क्रैक हो पाती है 2 वैकेंसीज। जी, तो सर ने काफ़ी अच्छा जो है रेस्पॉन्स दिया इस क्वेश्चन का, और काफ़ी डाउटफुल बना हुआ है मार्केट में, तो सर ने बिल्कुल क्लियर कर दी कि अगर आप चाहते हो तो आप यूट्यूब की हेल्प से कोई भी एग्ज़ाम ना कि उसे क्रैक कर सकते हो, बल्कि उसमें आप जो है अच्छी रैंक भी ला सकते हो। तो यूट्यूब के ही साथ में सेल्फ स्टडी भी बहुत मैटर करती है। सेल्फ स्टडी कोई ऑथेंटिक बुक के थ्रू हो, और फिर उसके साथ में पैरेलली आप यूट्यूब को यूज़ कर रहे हो, या फिर यूट्यूब के साथ पैरेलली आप कोई ऑथेंटिक बुक यूज़ कर रहे हो, तो मेरे हिसाब से वो सफिशिएंट होती है। आपको कोचिंग जाने की मेरे हिसाब से कोई नीड नहीं होगी अगर आप ये सब फॉलो कर रहे हो। ठीक है, तो अब सर से मेरा एक इम्पोर्टेंट सवाल है कि सर जब आपका रिजल्ट आया टैक्स असिस्टेंट का, तो वो पल कैसा था आपके लिए, और वो पल वो रिएक्शन क्या रहा उस पल में आपके फैमिली मेम्बर्स का, आपके फ्रेंड का, और इवन जब आपको खुद पता चला कि मेरा रैंक 2 आया है और राजस्थान रैंक, चूँकि काफ़ी कम वैकेंसी थी, जब मुझे पता चला तो आपकी टीए में काफ़ी कम वैकेंसी थी, तो उसमें आपका रैंक 2 निकलना एक बड़ी बात होती है। और जैसे कि आपने कहा आपने खुद से तैयारी की है, पूरी मेहनत की है, तो क्या फील कर रहे थे उस वक्त आप? जी ऑब्वियसली एक लंबे टाइम के बाद अगर कोई आपकी गवर्नमेंट एग्ज़ाम निकलती है, तो ये आप शायद आप भी फील करोगे जब आपकी कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम निकलेगी और आपकी फैमिली में वो खुशी होगी, तो शायद वो भी आप एक दिन फील करोगे। तो वो एक अलग ही अनुभव था, वो मेरा एक अलग ही एक्सपीरियंस था। तो वो मैं शब्दों में तो हालांकि बयान नहीं कर सकता, पर उस टाइम सब खुश थे, और मतलब पहली जॉब लगी, पहली नौकरी लगी थी, गवर्नमेंट सर्विस लगी थी, तो घर वाले थोड़े इमोशनल भी हो गए, और फिर कॉल भी आ रहे थे दोस्तों के और सब जगह से, रिश्तेदारियों में से, तो बहुत अलग तरीके का एक्सपीरियंस रहा वो मेरा। अब मेरा सर से नेक्स्ट सवाल ये है कि सर आप जब एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे थे, तो कितने आवर्स आप डेली स्टडी करते थे? क्योंकि जनरली काफ़ी
जगह से पता चलता है कि लोग 12-12 घंटे भी पढ़ते हैं, 15 घंटे भी पढ़ते हैं, 11 घंटे भी पढ़ते हैं। तो आपका क्या पर्सनल प्लान था जो आप मुझे बताना चाहेंगे, शेयर करना चाहेंगे, वो जो आपको लगता है कि इतना हावर्स पढ़ना सफिशिएंट है, उससे आपके एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा कोई भी, ठीक है? तो वो आप मुझे बताइए। जी बिल्कुल, मैं एक ये चीज़ भी है जो स्टूडेंट्स में क्लियर होनी चाहिए कि उसको कितना पढ़ना चाहिए, कितना नहीं पढ़ना चाहिए। तो ये अक्सर स्टूडेंट्स के एक दिमाग में एक सवाल रहता है ये। तो मेरा ये मानना है कि पर्सनली जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, सबका एक अलग अलग सबका कंसंट्रेशन जो लेवल होता है वो अलग अलग होता है। वो चीज़ों को ग्रैब करने में या फिर पिक करने में, या फिर आप कोई नोट्स पढ़ रहे हो या फिर कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो उसमें इंटरेस्ट और जो कंसंट्रेशन होता है उसका बहुत रोल रहता है। तो अगर आपका कंसंट्रेशन अगर सब्जेक्ट में या फिर आपका थोड़ा कंसंट्रेशन लेवल में थोड़ी सी यूँ प्रॉब्लम होती है कईयों में, तो वो कोई बड़ा इशू नहीं है। पर ठीक है, अगर हल्का सा मतलब थोड़ा कम कंसंट्रेशन लेवल कम है, तो नॉर्मली एक एवरेज बात करें अपन, तो स्टूडेंट को 8 से 10 घंटे मेरे हिसाब से सफिशिएंट होने चाहिए। पर मैंने कई बार अदर जो इंटरव्यू भी हुए हैं, कई और भी देखे हैं मैंने, उनमें लोग कहते हैं कि मैंने 14 घंटे पढ़ाई की है, मैंने 15 घंटे पढ़ाई की है। तो मैं नहीं मानता कि इतनी पढ़ाई हो सकती है। हालांकि करते होंगे लोग, पर मैंने तो नहीं की, पर्सनली बता रहा हूँ। और ये मैं कह सकता हूँ, ये मैंने लास्ट के 15 दिन या 20 दिन में ज़रूर थोड़ा सा एफर्ट मारा था, जब मैं दिन में टेस्ट सीरीज लगाता था और मेरे पास थोड़ा सा रिवीजन के लिए टाइम कम पड़ जाता था। तो मैं लास्ट टाइम पे मैंने ज़रूर थोड़ा सा एफर्ट मारा था, 12 से 14 घंटे स्टडी की थी मैंने। पर ये कंटिन्यू मेरे हिसाब से तो मुमकिन नहीं है। पर लोग अगर कहते हैं ऐसा तो शायद वो करते होंगे, पर मेरे हिसाब से 8 से 10 घंटे जो होते हैं एक स्टूडेंट के लिए, वो सफिशिएंट है मेरे हिसाब से। ये तो था सर का व्यू कि कितने हावर्स पढ़ना चाहिए और कितने घंटे जो है, कितने आवर्स सर ने पढ़ाई की थी। तो अपना एक सर ने व्यू दे दिया जनरली। ये आप लोगों पे मैटर करता है। सर ने जैसा कहा कि आप जितना रिटेन करना चाहेंगे चीज़ों को, जितना टाइम तक लर्न कर सकते हैं, जितने टाइम तक आप चीज़ों को सीख सकते हैं, तो वो एक आपकी एक अच्छी बेटर एफिशिएंसी रहेगी। तो तब तक आप जो है चीज़ें सीखिए जब तक आपका माइंड चीज़ों को कैच कर रहा है, आप आराम से कॉन्स्टेंटली पढ़ पा रहे हैं लाइब्रेरी में बैठकर या चाहे घर पे बैठकर, तब तक आप एफर्ट कर सकते हैं। अब मेरा सर से नेक्स्ट क्वेश्चन ये है नोट्स को लेकर कि सर क्या नोट्स बनाने चाहिए, या जो भी मार्केट में बुक है, ऑथेंटिक बुक कह लो या कोई भी इंस्टीट्यूट के कोचिंग नोट्स कह लो या खुद के किसी फ्रेंड के दिए हुए नोट्स कह लो, तो क्या नोट्स बनाना चाहिए? तो आपका क्या व्यू है, आपने क्या नोट्स बनाए थे? जी बिल्कुल, ये चीज़ भी क्लियर होनी चाहिए स्टूडेंट्स में कि आजकल मार्केट में बहुत से नोट्स मिलते हैं, मतलब हैंडमेड्स नोट्स मिल जाएंगे जिसमें या फिर किसी टॉपर के नोट्स मिल जाएंगे जिसको बच्चे कोचिंग्स में जाते हैं तो वो उनको टीचर रिकमेंड कर देते हैं, या फिर वो उनके किसी फ्रेंड के थ्रू फ्रेंड रिकमेंड कर देते हैं, तो फिर उनको वो पढ़ने लग जाते हैं। और जैसे वो पढ़ते हैं, मतलब सबका एक पढ़ने का तरीका होता है अलग अलग, पर वही है, वो नोट्स अगर टॉपर बनाएगा तो उसका तरीका उस सब्जेक्ट को लेके, उस टॉपिक को लेके अलग होगा, तो उसका पढ़ने का स्टाइल अलग होगा, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग उस सब्जेक्ट में अलग होगी। तो वो जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, ये तो होता है डिफरेंस। मतलब आप किसी के नोट्स लाके खुद पढ़ रहे हो, और अच्छी बात ये होती है जब आप कोई बुक प्रेफर कर रहे हो और बुक के थ्रू आप कोई नोट्स बना रहे हो, मतलब जो खुद के हैंडमेड जो नोट्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं मेरी नज़र में। तो क्योंकि मैंने भी यही फॉलो किया था, जो मैंने स्टार्टिंग में तो जो ऑथेंटिक बुक वहाँ से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर किए, और उसके बाद मैंने अपने हैंडमेड नोट्स बनाना स्टार्ट किया। क्योंकि नोट्स इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि लास्ट में कोर्स तो बहुत ज़्यादा होता है और रिवीजन का जो टाइम होता है वो बहुत कम होता है। तो आप उस रिवीजन के टाइम पे पर्टिकुलर उस बुक को नहीं उठा सकते। अगर उठाओगे
तो कोई ना कोई सब्जेक्ट आपका उसके बीच छूट जाएगा। वो मिस हो जाएगा। तो रिवीजन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके खुद के नोट्स बने होने चाहिए। अगर वो किसी ऑथेंटिक बुक के थ्रू बने हैं तो अच्छे हैं, वरना वही है आप किसी बाज़ार से नोट्स लाके पढ़ रहे हो तो फिर वो होच पोच वाली कंडीशन हो जाती है उस चीज़ में। ठीक है, तो सर ने जैसा कहा कि सर ने खुद भी नोट्स बनाए थे और सर को ये नोट्स इतने बेनिफिट वाले लगे कि सर का जो टाइम 8 से 9 घंटे का था, 7 से 8 घंटे का कह लीजिए पढ़ने का, तो बाद में वो कम होने लग गया। ठीक है, ताकि आप चीज़ें जल्दी एग्ज़ाम में सीख पाएँ। तो आपने लास्ट टाइम में एट द मोमेंट ऑफ एग्ज़ाम आपने इजीली रिवीजन कर लिया। ठीक है, तो रिवीजन का एक चीज़ और है, मैं स्टूडेंट को ये भी क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मतलब आपने भले ही पूरी सब्जेक्ट्स पढ़ ली हो अच्छे से, पर उसका रिवीजन नहीं किया तो वो तब तक बेकार है जब तक आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का रिवीजन नहीं कर पा रहे। रिवीजन मेरे हिसाब से रिवीजन ही जो सक्सेस की है। अगर आप प्रॉपर रिवीजन नहीं करोगे सब्जेक्ट का तो वो चीज़ें आपका माइंड रिटेन नहीं कर सकता। मतलब रिटेनेबिलिटी बढ़ाने के लिए आपको सब्जेक्ट का रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको सब्जेक्ट को बार बार रिवाइज करना होगा। और कई स्टूडेंट कहते भी हैं मैं पढ़ लेता हूँ पर मेरे दिमाग में चीज़ें रहती नहीं है, याद नहीं रहती। तो उसका सबसे बड़ा कारण यही है, वो चीज़ों को पढ़ तो लेते हैं पर प्रॉपर उनका रिवीजन नहीं कर पाते, और ये सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि आप देख ही सकते हो, जब मैं खुद यही चीज़ बार बार कह रहा हूँ कि मैंने खुद ने बार बार रिवीजन किया है, तो आप समझ ही सकते हो फिर तो कितना इम्पोर्टेंस रखता है रिवीजन। क्योंकि लोग कहते हैं कि जो टॉपर होता है या फिर जो रैंकर्स होते हैं, टॉप 5 रैंकर्स होते हैं, उनका अलग ही मतलब जो लेवल होता है माइंड का वो अलग होता है, पर ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप बार बार चीज़ों को रिवाइज करोगे, रिवीजन करोगे, तो मेरे हिसाब से आप भी टॉप 2 क्या मतलब फर्स्ट रैंक आपकी भी निकल सकती है। सही। तो जैसे सर ने कहा कि रिवीजन बहुत इम्पोर्टेंट है, तो सर इन शॉर्ट में आपको बता देंगे कि सर ने क्या प्लानिंग की थी रिवीजन की, कि किस तरीके से ये 1 महीने में जो भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, तो सर आप किस तरीके से रिवीजन करते थे? जी, मेरा सबसे पहले मेरा जो पर्सनल जो रिवीजन का तरीका था, सबका अलग अलग हो सकता है। कोई टॉपिक पढ़ लिया किसी ने तो टॉपिक का रिवीजन कर सकता है, पर मेरा तरीका कुछ यूँ रहता था। जैसे मैंने एक पूरा, जैसे बुक में कोई ऑथेंटिक बुक है, उसमें कोई एक चैप्टर है, पहले वो मैंने कवर कर लिया। उसके बाद जैसे ही मैं अगले चैप्टर पे बढ़ता था, मैं पहले उसका रिवीजन करता था। और जैसे मैंने 4-5 चैप्टर कवर कर लिए तो फिर उस रिवीजन की टाइम ड्यूरेशन को थोड़ा सा लंबा कर देता था। जैसे हर चैप्टर के बाद तो रिवीजन नहीं करता था, पर जैसे 4-5 चैप्टर हो गए या फिर हर वीक के एंड में मैं एक दिन निकालता था रिवीजन के लिए, ताकि वो जो चीज़ें मैंने पुरानी पढ़ी है वो मेरे दिमाग में रह सके और वो स्किप ना हो मेरे माइंड से। तो इस वजह से मेरा तो तरीका कुछ यूँ ही था कि जैसे हर 7 दिन में या फिर 15 दिन में एक बार मैंने रिवीजन मार लिया सब्जेक्ट्स का, तो उससे ही मेरे हिसाब से एफिशिएंसी निकल के वहीं से आती है, और चीज़ों को रिटेन रखने की जो आपकी क्षमता होती है वो भी वहीं से आती है। तो ये तो था सर के रिवीजन करने का तरीका जो सर ने खुद फॉलो किया है। तो ये पर्टिकुलर आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं जैसा आपको सूटेबल लगता है। जो पर्सन अगर 10 दिन में रिवीजन करना चाहता है या 7 दिन में वापस रिवीजन करना चाहता है, तो आप अपने रेशो के अकॉर्डिंग, जैसे संडे मंडे या कुछ मान लो वेडनेसडे को करना चाहें, फिर 3 दिन का गैप देके या 5 दिन का गैप देके या 7 दिन का गैप देके नेक्स्ट उसमें रिवीजन करना चाहें टाइम पीरियड में, तो उस तरीके से आप अपने हिसाब से भी रिवीजन कर सकते हैं। अब मेरा सर से नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सर जैसा हमने स्टडी मटेरियल के बारे में बात कर ली, शॉर्ट नोट्स के बारे में बात कर ली, तो क्या जो भी प्राइवेट सेक्टर में वर्किंग है पर्सन, तो वो क्या गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करके अपना सपना पूरा कर सकते हैं? तो कुछ आपको, जैसे आपके ऑफिस में भी काफ़ी पर्सन काम कर रहे होंगे और नेक्स्ट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो आप उनमें क्या समानताएं पाते हैं कि एक प्राइवेट सेक्टर में वर्किंग करने वाला पर्सन भी एक गवर्नमेंट सर्वेंट बन सकता है 8 महीने में?
तो आप कुछ बता सकते हैं टिप्स के बारे में? जी, ये थोड़ा सा ये यहाँ पे कहना थोड़ा सा गलत होगा कि वो 8 महीने में बन सकता है, क्योंकि एक नॉर्मल आप स्टूडेंट लाइफ जी रहे हो तो उसमें आपके पास प्रॉपर टाइम रहता है कि आप आराम से 8-9 घंटे निकाल सकते हो। पर एक आप प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहे हो या फिर कोई पहले से कोई गवर्नमेंट जॉब में हो, तो आपके लिए थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट होता है कि आप मतलब 8-9 घंटे निकाल पाना बहुत ही एक अपने आप में बहुत बड़ा टास्क होता है उस कंडीशन में, अगर आप कोई कहीं पे जॉब कर रहे हो, प्राइवेट जॉब कर रहे हो या फिर गवर्नमेंट सर्विस कर रहे हो। पर मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आप पहले से कोई गवर्नमेंट सर्विस में हो तो मतलब आपने पहले स्टडी की होगी तो आपके लिए तो इतना मुश्किल नहीं होगा। अगर आप कंसिस्टेंट 3 घंटे भी कंसिस्टेंटली स्टडी करके एक गवर्नमेंट जो एम्प्लॉई है वो पढ़ाई आगे कंटिन्यू रख सकता है और आगे इजीली जॉब निकाल सकता है। और अगर प्राइवेट जो काम कर रहे हैं उनकी बात करें तो वो सुबह 2 घंटे और शाम को 2 घंटे अगर निकाल पाता है तो वो, हालांकि टाइम तो लगेगा पर वो एक जो रिजल्ट है वो उसको ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो सर ने पूरा बता दिया किस तरीके से प्राइवेट सेक्टर वाले तैयारी करके जॉब लग सकते हैं, और गवर्नमेंट में तो कर ही रहे हैं लोग मेहनत। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे आप लोगों के लिए कि सर ने क्या बुक लिस्ट फॉलो की थी, कौन सी ऑथेंटिक बुकें पढ़ी थी। वो बुकें अगर आप पढ़ते हैं तो आप डेफिनेटली जॉब को क्रैक कर पाएंगे एक अच्छी रैंक के साथ में। और जो मैं इस चैनल पे, जैसे अभी सर से मेरा इंटरव्यू हुआ विकास सर से, तो इन्होंने 2 एग्ज़ाम निकाले बैक टू बैक, तो वैसे ही जो भी न्यू पर्सन होंगे, न्यू आपके रैंकर होंगे, टॉपर होंगे, तो वो आते रहेंगे, आप लोगों को मोटिवेट करते रहेंगे ताकि आप चीज़ें इजीली सीख के जल्दी से गवर्नमेंट सर्वेंट बन जाए। तो इसी के साथ ही मैंने ये मेरे चैनल पे पहला वीडियो का इनिशिएटिव किया है। इसी तरह मैं आगे बढ़ाता रहूँगा। आप लोग भी इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स लोगों से जो लोग तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको शेयर करें ताकि उन्हें भी मोटिवेशन मिले और वो भी गवर्नमेंट सर्वेंट बन सके। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, आप आए, टाइम दिया आपने। जैसा कि आज सैटरडे था और सर के ऑफिस में काम था, फिर भी सर ने टाइम निकाल के इस इंटरव्यू के लिए तैयार हुए। ये मेरे लिए एक जी बिल्कुल, गौरव की बात है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरे को यहाँ इनवाइट किया और जो मेरे जो एक्सपीरियंस रहे वो स्टूडेंटों के साथ शेयर करने को मेरे को मिले, तो इसके लिए भी सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप ऐसे ही स्टूडेंटों के हित में काम करते रहिए और जो एक्सपीरियंसेस हैं, जिन्होंने कुछ अचीवमेंट हासिल किए हैं, वो एक्सपीरियंस जो स्टूडेंटों को पहुँचाते रहिए। थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। और नेक्स्ट सीरीज़ में हम बात करते रहेंगे टॉपिक से रिलेटेड, जो भी हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू एवरीबॉडी।